आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के तटीय मैदान की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है वह अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करते हैं भारत के तटीय मैदान की, तो उसको हम इस मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यानी भारत का ये जो दक्षिणी भाग है, इसके पश्चिमी भाग में एक पर्वत है, वेस्टर्न पार्ट में एक पर्वत है जिसका नाम है पश्चिमी घाट, और पूर्वी भाग में एक पर्वत है, इसका नाम है पूर्वी घाट। यह अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल। तो हम इस क्षेत्र की चर्चा आज करने जा रहे हैं। ये जो क्षेत्र हमें दिख रहा है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं तटीय मैदान। तो भारत का जो तटीय मैदान है, इंडियन कोस्टल जो प्लेन है, वो दो भागों में बटा हुआ है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं आज। तो हम पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में ये फैला हुआ है। ये पूर्वी तट की तुलना में कम चौड़ा है। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक इसके विस्तार को देखें, एक्सपेंशन को इसको देखें, तो हमें देखते हैं कि गुजरात से लेके केरल तक ये फैला हुआ है। गुजरात में इसकी चौड़ाई अधिक है, बीच में यानी कर्नाटक के आसपास इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, केरल के आसपास इसकी चौड़ाई फिर बढ़ जाती है। एवरेज जो ब्रेड्थ है, वो चौड़ाई है जो इसकी, वो 10 से 80 किलोमीटर के लगभग है। इसकी जो खास विशेषता है ये है कि इसका उत्तरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग भी कंपैरेटिवली चौड़ा है, लेकिन मध्यवर्ती भाग इसका नैरो है या सकरा है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है, ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन के सी जो एग्जिस्ट कर रहा है, वह ईस्टर्न कोस्ट की तुलना में ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसका जो किनारा है, जो कोस्टल बॉर्डर है, या हम कह सकते हैं जो कोस्टल लाइन है, वो बहुत ज़्यादा दंतुरित है, इंडेंटेड है, कटा फटा है। इसलिए नेचुरल सी पोर्ट इस तट पे बहुत अधिक पाए जाते हैं। अगर हम तुलना करें तो भारत का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है मुंबई, वो इसी तट पर स्थित है। मुंबई इसी तट पर स्थित है। इस तट पर बहने वाली जो नदियां हैं, वो ज़्यादातर बहुत स्पीडी बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती, यानी एस्चुअरी बनाती। अब एक प्रश्न आता है कि एस्चुअरी क्या है, या ज्वार नद मुख क्या है? ज्वार नद मुख या एस्चुअरी। जब कोई नदी सकरे गहरे मार्ग से समुद्र में प्रवेश करती है, शाखाओं में नहीं बढ़ती, तो उस गहरे सकरे भाग को
ज्वार नदमुख कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं, जिनमें नर्मदा और तापी नदियाँ मुख्य हैं। तापी और नर्मदा नदियाँ मुख्य हैं जो इस क्षेत्र में बहती हैं, और इनकी जो खास विशेषता है कि ये डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख बनाती हैं। नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर जो वेस्टर्न कोस्ट है वो ज़्यादा चौड़ा है। अगला प्रश्न ये आता है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है जो गुजरात से केरल तक है वह कितने भागों में बटा हुआ है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि दमन तक, यहाँ पे एक दमन क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, तो पूरा गुजरात और दमन तक का क्षेत्र गुजरात कोस्ट में आता है। गुजरात तट, दमन से लेकर गोवा तक, ये गोवा है तो गोवा तक का क्षेत्र कोंकण तट में आता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र कोंकण तट में आता है। गोवा से लेकर पूरा कर्नाटक का जो कोस्टल बेल्ट है वो है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट कहलाता है। और कर्नाटक से लेकर, यानी यहाँ पे एक जगह है मंगलोर, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, केप कैमोरिन तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मालाबार। मालाबार तट पर समुद्र के किनारे बहुत सारे लैगून पाए जाते हैं जिनको हम पश्च जल क्षेत्र भी कहते हैं, बैक वाटर एरिया भी कहते हैं। और केरल में इन बैक वाटर जो एरिया है जो मछली उत्पादन के लिए, और साथ ही साथ इनका प्रयोग नौकायन के लिए, रोइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम कहते हैं केरल में कयाल। तो यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाद झील, वेम्बनाद लेक। यह एक लैगून है और कयाल का उदाहरण है। उसी वेम्बनाद झील में कोची बंदरगाह, कोची सीपोर्ट स्थित है या उसका विकास किया गया है। हमने यहाँ पे देखा कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कंपैरेटिवली कम चौड़ा है, कटा फटा है, इंडेंटेड है, जिससे नेचुरल सीपोर्ट अधिक पाए जाते हैं। ये 4 भागों में बांटा जाता है, गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। एक बार पेपर में पूछा गया था कि गुजरात के दक्षिण का पश्चिमी तट क्या कहलाता है। गुजरात के दक्षिण, यानी गुजरात के दक्षिण का जो पश्चिमी तट है, ये जो बेल्ट है ये कोंकण तट कहलाती है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के तट शामिल हैं। कन्नड़ तट में शामिल है कर्नाटका का तट और मालाबार में केरल का तट शामिल है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये तटीय मैदान है, ये कोस्टल प्लेन है। पूर्वी घाट पर्वत और बंगाल की खाड़ी के बीच ये एग्जिस्ट करता है, फैला हुआ है। ये उत्तर में उड़ीसा से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक या केप कैमोरिन तक फैला हुआ है। यह तटीय मैदान कंपैरेटिवली ज़्यादा चौड़ा है। इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर है। पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन
उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक है। कंपैरेटिवली ये ज़्यादा चौड़ा है, 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यह तटीय मैदान अपने डेल्टास के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे उड़ीसा में है महानदी, और महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है गोदावरी और कृष्णा, और तमिलनाडु में है कावेरी। देखिए, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा, तमिलनाडु में कावेरी। ये नदियाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं, इनका ओरिजिन है पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये पूरब की तरफ बहती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनाने से ये जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है ये ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है कंपैरेटिवली वेस्टर्न कोस्ट की। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा क्या है। जब कोई नदी समुद्र में गिरने से पहले शाखाओं में बढ़ती है और तिकोने आकार से समुद्र में गिरती है, ट्रायंगुलर शेप में समुद्र में गिरती है बाय डिवाइडिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा। जैसे मान लिया कोई एक नदी आगे बह रही है, चल रही है, और यहाँ पे है समुद्र, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स के डिपॉजिट हो जाने की वजह से, अवसाद के जमा हो जाने से यह दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ फिर कोई अवसाद जमा हो गया, यहाँ से फिर नदी दो भागों में बट गई, यहाँ फिर कुछ जमा हो गया और यहाँ से नदी फिर दो भागों में बट गई। यानी नदी समुद्र में गिरने से पहले शाखाओं में बढ़ती जाती है और तिकोने आकार का निर्माण करती है। जैसे आपने साइंस वगैरह में ये शब्द पढ़ा होगा, इसको कहते हैं डेल्टा। इस आकार का होने के नाते नदियों द्वारा समुद्रों में गिरने से पहले जो तिकोना आकार बनाया जाता है, ट्रायंगुलर शेप की जो रचना होती है, उसको डेल्टा कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन मेन नदियों के द्वारा अपने डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है, चौड़ा भी है, और इसमें डेल्टास वगैरह की वजह से या डिपोजिशन वर्क अधिक होने की वजह से यहाँ पर हमें नेचुरल सीपोर्ट नहीं मिलते, आर्टिफिशियल सीपोर्ट की प्रधानता है। जैसे चेन्नई और पारादीप, ये चेन्नई और पारादीप उड़ीसा में है, थोड़ा और नॉर्थ में है ये पारादीप। ये आर्टिफिशियल सीपोर्ट के उदाहरण हैं, कृत्रिम समुद्री पत्तन के रूप में विकसित किए गए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे पत्तन हैं। जब हम उनकी चर्चा आगे करेंगे तो उनका जिक्र हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये कितने भागों में बटा हुआ है। इसके 3 भाग हैं। देखिए जरा इसको ध्यान से। यानी हम कह सकते हैं कि उड़ीसा में इसको कहते हैं उत्कल कोस्ट कहते हैं, और उड़ीसा से लेकर कृष्णा नदी के ये वाला क्षेत्र, कृष्णा नदी तक का क्षेत्र कहा जाता है नॉर्दर्न सर्कार कोस्ट
उत्तरी सरकार तट कहा जाता है कृष्णा नदी के उत्तर वाला भाग। कृष्णा नदी के दक्षिण वाला भाग कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि कोरोमंडल तट पर ही चेन्नई स्थित है और चेन्नई के समुद्री इलाके को मरीना बीच भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्वी तटीय मैदान कंपैरेटिवली ज़्यादा चौड़ा है, ये ज़्यादा उपजाऊ है, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया गया है। इस भाग में नेचुरल सीपोर्ट नहीं पाए जाते, आर्टिफिशियल सीपोर्ट की प्रधानता है। चेन्नई और पारादीप आर्टिफिशियल सीपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपने इस लेक्चर को विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।